आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट वेरी हाई रैंक्स विदाउट एनी स्ट्रेस। टाइम टेबल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, कि हाउ मेनी क्वेश्चंस पर चैप्टर पर डे। आइडिया क्या है टाइम टेबल बनाने का, कि जो ब्रेक्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रेस्ट के लिए। और उसके बाद फिर आपकी 11th की रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि 12th में हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो 11th की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करी हैं। हाय JEE 2028 एस्पिरेंट्स, ये वीडियो छोटा सा है और आप सब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 ईयर का कंप्लीट प्लान जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इसको अगर आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट वेरी हाई रैंक्स विदाउट एनी स्ट्रेस। कोई भी 2 साल में आपको ना तो स्ट्रेस होगा और आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो भी आ जाएगा। बस आपको इन चीज़ों को जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उनको पूरा फॉलो करना है। ये बहुत साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, कई सारे रैंकर्स के साथ डिस्कस करने के बेस पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करी हैं। तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, आई एम टॉप एजुकेटर हेयर एट अनअकैडमी। आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ 2 ईयर का मंथ वाइज प्लान शेयर करूंगा, जो मोर और लेस आपको अपने अपने कोचिंग में या हमारे साथ फॉलो करना चाहिए। बेसिकली हम क्या करते हैं अपने पैचेज में, वही वाला मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, टाइम टेबल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाऊंगा। एक सैम्पल टाइम टेबल बना के दिखाऊंगा, उसको फॉलो कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। कौन सा स्टडी मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, हर रोज कितने क्वेश्चंस करने हैं, पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस करने हैं, इस सवाल का जवाब क्या होगा। माइंड मैप्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स कैसे बनेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आप अपनी कोचिंग को, हमारा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन की क्लासेस को, स्कूल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद 2 ईयर प्लान मंथ वाइज। मान लीजिए आप जून के मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जून 2026 से। लेट सपोज आपने बिगिन किया, अगर आपने पहले शुरू कर लिया तो और बढ़िया है, कोई बात नहीं है। जून, फिर आ जाएगा आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारा 2026 का ईयर यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल, ये सारा आपका 2027 का ईयर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा करके, है ना। फिर नवंबर, दिसंबर, और यहाँ 2027 ख़त्म हुआ। फिर आ गया आपके पास जनवरी 2028, जहाँ पे आपका JEE मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो होने वाला है। ये मार्च आ गया। फिर आपका अप्रैल में सेकंड अटैम्प्ट होगा और फिर मई में आपका एडवांस होगा। तो 2028 यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे सेकंड अटैम्प्ट और यहाँ पे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट। अब आइडली कैसे चलना है, देखिए, जो ये वाला फेज है हमारा जून से लेके यहाँ दिसंबर तक या फिर जनवरी तक, इसमें हमें सिलेबस को कवर कर लेना है, क्लास 11 के पोर्शन को, है ना। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी कोचिंग में, हमारी सेल्फ स्टडी में, हम कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जनवरी तक लेटेस्ट हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, ताकि हमारे पास 11th को रिवाइज करने के 2 मंथ्स डेफिनेटली बच पाए, ठीक है। इन 2 मंथ्स में हमें 11th JEE की रिवीजन जो है उसको कर लेना है। ये हमारे 2 मंथ्स हो गए। उसके बाद अप्रैल से आप 12th के पोर्शन को स्टार्ट करके
अक्टूबर या नवंबर तक आपको 12th के जेई के सिलेबस को ख़त्म कर देना है। कोशिश करिए कि अक्टूबर तक हो जाए, नहीं तो नवंबर तक हो जाए तो भी बढ़िया है। फिर दिसंबर का मंथ और जनवरी का ऑलमोस्ट 3 हफ्ते वो आपके फाइनल रिवीजन में जाएंगे, और फरवरी और मार्च में आप फिर से रिवीजन ही करेंगे। यू विल डू अगेन रिवीजन सॉल्विंग, और ये आपकी एडवांस तक चलती रहेगी। तो ये मोटा मोटा ओवरऑल प्लान है, ओवरऑल टाइमलाइन है, जब जब आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो पहला स्टॉपेज जो है वो आपका जनवरी एंड में या दिसंबर एंड में आ जाएगा, जब आपका 11th का जो थ्योरी है, जो क्लासेस हैं, जो सिलेबस है, जो 11th का पोर्शन जेई का, वो आपका ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी 11th की रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि 12th में हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो 11th की। इसके लिए ये 2 मंथ्स हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, और फिर बाद में हमारा 12th का सिलेबस और फिर फाइनल रिवीजन हमारी एडवांस तक चलती रहेगी। तो ये ओवरऑल 2 ईयर का प्लान है। अगर मैं टाइम टेबल की बात करता हूँ कि कैसा टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, मैं एक सैंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। टाइम टेबल में ध्यान रखना है कि हर 1.5 आवर के बाद या 2 आवर के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक हो। बीच में ब्रेक्स में हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, है ना, जो हमारे और रोज़मर्रा के काम हैं उनको हम ब्रेक्स में एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स सपोज हम सुबह 7 बजे उठते हैं, मैं बना के देखता हूँ कितनी देर का बनता है, उसको आप अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक 7 to 8 AM 8:30 AM का एक आपका स्लॉट बन गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट स्लॉट। उसके बाद हाफ एन आवर आपने यहाँ पे दे दिया ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। और फिर आपका एक स्लॉट बन गया 9 to लेट सपोज 10:30 AM का, ये आपका दूसरा स्लॉट हो गया। फिर हाफ एन आवर आपने फिर से ब्रेक दे दिया और कोई भी किसी भी तरह के काम करने के लिए, है ना। तो 11 से 12:30 ये आपका तीसरा स्लॉट हो गया, ये अब नून में चले गए हम, ठीक। और यहाँ पे आपने लेट सपोज एक आपने स्लॉट लगाया 12:45 टू 15 मिनट का ब्रेक यहाँ पे हमने दे दिया, 12:45 टू लेट से 1:45 देन 2:15, ठीक है। ये हमारा 4 स्लॉट हो गया। फिर हमने यहाँ पे लंच और रेस्ट कर लिया, लेट सपोज 45 मिनट्स का ये स्लॉट कर लिया। फिर 3 PM से लेके 4:30 PM तक हम चले गए। अच्छा, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी क्लासेस के हिसाब से, ये मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ। आपकी क्लासेस कितने बजे हैं उसके हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बस देखिए कि मैं बना कैसे रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपने आधे घंटे का ब्रेक दे दिया 5 to 6:30 PM, ये आपका एक और स्लॉट आ गया नंबर 5, नंबर 6। फिर लेट से आपका एक स्लॉट आ गया 7 to, इसमें मैंने हाफ एन आवर के ब्रेक्स रख दिए हैं, थोड़े ज़्यादा ही ब्रेक्स हैं ये, तो ये अपने पास आ गया एक स्लॉट, ठीक है। फिर यहाँ कहीं पे हमने डिनर कर लिया, और लेट सपोज हमने फिर 9 से 10:30 का हमारा एक और स्लॉट आ गया नंबर 8, ठीक है। तो 1.5 आवर के आप देखिए 8 स्लॉट्स बन गए अभी तक, काफ़ी रिलैक्स्ड वे में ये चल रहा है। और 10:30 के बाद आप कभी भी सो सकते हैं। तो अगर मैं 8 आवर्स 8 स्लॉट्स 1.5 आवर के करता हूँ तो तकरीबन मेरी 12 आवर की सीटिंग जो है वो निकल जाएगी इंक्लूडिंग द क्लासेस। बेसिकली आइडिया क्या है टाइम टेबल बनाने का, कि जो ब्रेक्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रेस्ट के लिए, स्नैक्स के लिए। और बहुत बड़े स्लॉट्स ना रखें और बहुत छोटे स्लॉट्स भी ना रखें, है ना। इन स्लॉट्स को आप 2 आवर का करना चाहें तो कर सकते हैं, ब्रेक को 15 मिनट का करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस टाइम टेबल को और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। यहाँ पे लंच ब्रेक को आप थोड़ा बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ाना पॉसिबल है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके हो गया। तो ये आपकी बात हो गई टाइम टेबल की। इसके आसपास का आप टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ अनअकैडमी पे, वहाँ पे आप उन फ्री क्लासेस में आके आप अपने टाइम टेबल्स को चेक भी करवा सकते हैं। फिर अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, अगला पॉइंट है हमारा मटेरियल। तो कौन सा मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी मटेरियल होता है ना, वो टीचर के साथ सिंक में चलता है। टीचर कुछ एक काम करवाता है, वो कुछ एक मटेरियल सॉल्व करने को बोलेगा, तो वो जब अब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी
तो आपकी एक तरह से ऑप्टिमाइज्ड प्रेपरेशन हो पाएगी। आपके टीचर ने कुछ रेकमेंड करा, आप कुछ और कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिसमैच हो जाता है। इसलिए बेस्ट क्या होता है कि जो मटेरियल आपके सब्जेक्ट का वो टीचर जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तभी तो आप उससे पढ़ रहे हैं, वो टीचर क्या चीज़ रेकमेंड कर रहा है सॉल्व करने के लिए, वो क्या कह रहा है कि किस मॉड्यूल से, किस किताब से, किस डीपीपी से आपको सॉल्व करना है, आपको वो सॉल्व करना चाहिए, वो बेस्ट रहता है आपके लिए। फिर आ जाते हैं बात नोट्स की। नोट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लास में बना लें। जैसे अगर हम ऑफलाइन कोचिंग में हैं तो हमें क्लास में बनाने पड़ेंगे और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग है या हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, तो जितने नोट हमारे क्लास में समझने के साथ साथ बन पाए, प्रायोरिटी क्लास में समझना होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर हैज़ टू बी द प्रायोरिटी। अगर उसके साथ साथ हम जितने नोट्स बना पाएँ 70%, 80%, 90%, 100%, वो हमें साथ में बना लेनी चाहिए। जो भी रह जाए वो हमें क्लास के बाद पीडीएफ वगैरह से नोट करके उनको कंप्लीट करना चाहिए। उससे हमारी रिवीजन भी हो जाती है और हमारे नोट्स भी बन जाएंगे। तो क्लास नोट्स आपको प्रॉपर बनाने चाहिए। उसमें क्लास में समझाई हुई सारी थ्योरी, टीचर की बताई हुई सारी ट्रिक्स, सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व होने चाहिए। जबकि जो ये वाला है शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रखने हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं रखने हैं, केवल कीप द फॉर्मूलाज। माइंड मैप्स को कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। जैसे मैं अपने समय पे कैसे बनाता था, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिख लिया चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन्स, इसको ऐसे चक्कर लगा दिया, एक लाइन लगा दी। यहाँ पे मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख ली ऐसे करके, है ना। फिर मैंने एक लाइन लगा के यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिख ली। ऐसा करके एक डायग्राम के रूप में सारे फॉर्मूलाज को एक A4 शीट से थोड़ी सी बड़ी शीट आती है उस पर बना लिया, चार्ट पेपर टाइप पे, है ना। और वैसा आप बना सकते हैं। ऐसा बनाने से एक तो आपकी रिवीजन हो जाती है जब आप बनाते हैं, दूसरा आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठी है, उसको माइंड मैप बोलते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं बनाना है तो शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। बेसिकली कोई भी एक A4 शीट ले सकते हैं, कॉपी का पेज ले सकते हैं, उस पर फॉर्मूलाज को लिखना शुरू कर सकते हैं। एक छोटी कॉपी भी लगा सकते हैं और उसमें भी फॉर्मूलाज को नोट किया जा सकता है। तो उसी को हम शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट जो है वो बोल देंगे। अगली ये वाली बात हमारी रह गई थी कि हाउ मेनी क्वेश्चंस पर चैप्टर पर डे। देखो, सबसे पहले हर चैप्टर डिफरेंट होता है। दूसरी चीज, हर बच्चे का पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो किसी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, इन 1 आवर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और वही चीज दूसरे बच्चों को समझने में 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर भी लग सकते हैं। एक क्वेश्चन, लेट से एक 10 सेट का एक क्वेश्चन सेट है, उसको वन स्टूडेंट कैन डू इट इन मे बी इन 30 मिनट्स एंड दूसरे बच्चे को उसको करने में 90 मिनट्स भी लग सकते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज क्या करना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन पे विद इन अ मिनट आप उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपने 1 मिनट ट्राई करा है, बट यू डोंट हैव any methods left to apply on that particular question, then you should leave that problem and move on to the next one while practicing, है ना। Not in the paper. In the paper we give only 15 seconds to analyze whether you will attempt or not, but during the practice आप 1 मिनट का समय ले सकते हैं उस क्वेश्चन को एनालाइज करने में कि डू यू नो द रिक्वायर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज, यू नो द रिक्वायर्ड सेट ऑफ थ्योरी दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन दैट क्वेश्चन। वो आप अप्लाई करके देखिए, अगर हो पा रहा है तो ठीक, नहीं तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे शुरुआत में कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो आई रेकमेंड दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में सॉल्व प्रॉब्लम्स देखें। सॉल्व प्रॉब्लम्स देखने से आप ये एबिलिटी डेवलप करें कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। वो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है माइंड की, वो करिए। सो व्हेन यू विल see the solved questions, let's say solved PYQs or solved examples from a book or from your notes or class notes, तो आपका माइंड डेवलप करेगा ability to solve those particular type of problems in that particular fashion। एक बार आपको वो टेक्निक आ गई, फिर आप उस टेक्निक को और एम्पलीफाई करके, उसको और बेटर करके और कई सारे प्रॉब्लम टाइप्स कर सकते हैं। इसलिए इसका कोई फिक्स आंसर तो नहीं होगा कि कितने करने हैं, बट जैसे मैंने आपको वो 1 मिनट वाला प्रोसीजर बताया उसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं।
फिर आ जाती है अगली बात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को बैलेंस बनाने की। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। तीनों सब्जेक्ट को हम क्लास में क्या बोलते हैं, T/3 रूल बोलते हैं कि भैया T/3 रूल जरूर फॉलो करना। इस रूल के अंडर आपका टोटल स्टडी टाइम जेई के लिए, है ना, जेई IIT जेई के लिए टोटल स्टडी टाइम जिसमें बोर्ड्स वगैरह भी सब आ गया, लेट से आज आप टोटल 12 आवर्स पढ़ने वाले हैं तो उसका 1/3 टाइम दैट इज 4 आवर्स have to be given to physics, 4 hours to chemistry and 4 hours to mathematics। जितना भी बोर्ड्स प्लस जेई का इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप आज टोटल टाइम लगाने वाले हैं उसका कम से कम 1/3 टाइम मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स को देना है। हालांकि जो सीनियर टीचर हैं और मेरे से वो हमेशा कहेंगे कि मैथ्स को और ज़्यादा टाइम दो, बट मैं अभी उतना सीनियर नहीं हुआ तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम बराबर ही दे दो भैया। अगर बराबर भी टाइम नहीं दोगे फिर जेई मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो मेरी तरफ से तो मनाही है कि भाई वो तो नहीं होने वाला है। बिकॉज आपको पता है कि मैथ्स एक प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट है। अगर आप उसको बाकी सब्जेक्ट के बराबर टाइम भी नहीं दे पाए फिर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो तो आप भूल जाइए, एक एवरेज जेई एस्पिरेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको कम से कम बराबर टाइम जरूर देना है। ज़्यादा दे पाओ मैथ को तो हमें कोई नहीं, है ना, तो उतनी पार्शलिटी मैं कर लेता हूँ, लेकिन कम वाले पे आई विल नॉट अलाउ यू टू गिव लेस टाइम टू मैथमेटिक्स। भले आपको मैथ्स कितना भी टफ लगे आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे तो वो सब्जेक्ट अपने आप इम्प्रूव होगा। ऐसे ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बराबर टाइम देना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा कि आप हमारे साथ ऑनलाइन अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं या फिर आप कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज हो। देखो इसका सिंपल फंडामेंटल रूल है कि जो स्कूल का काम है उसको स्कूल में करने की कोशिश करो। जब आप स्कूल में बैठे हैं तो कोचिंग को भूल जाओ, तो अपनी जेई प्रेपरेशन को भूल जाओ, उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। सीखने की कोशिश करो स्कूल में से हम कितना ऑप्टिमाइज वे में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना बेटर उस समय में हम सीख सकते हैं। जो चीज़ें हम स्कूल में सीखेंगे वो जेई के रेलेवेंट तो होगी ही होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं जो कि भाई जेई के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो स्कूल में जो भी चीज़ें आपको सिखाएं उसका रेलेवेंस तो है ही, इसलिए उसको पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो समय घर पे बच गया, जो टाइम आपके पास जेई के लिए बच गया, उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। उस समय स्कूल की चिंता मत करो। उस समय ये मत सोचोगे यार मेरा स्कूल में समय खराब हो गया। बेसिकली जब स्कूल में है तो स्कूल का काम करो, उसी मोमेंट को बेस्ट करने की कोशिश करो। और जब जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर स्कूल में जो समय चला गया उसकी चिंता को छोड़ दो और उस समय फुल फोकस के साथ वो जेई के टाइम को जितना भी वो बचता है उसको यूटिलाइज करने की आपको कोशिश करनी है। तो ये सारे पॉइंटर्स अगर आप अगले 2 साल में ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। हो सकता है मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स छूट गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज वट एवर यू हैव इन योर माइंड। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ अपनी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ये बैच है निम्बस लीजेंड्स बैच। कहाँ चला गया, ये रहा। ये अभी अभी 25 मई को ही 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिल रहे हैं और इस बैच में हम पूरा जेई का जो प्रेप है वो करने वाले हैं। तो अगर आप 2028 एस्पिरेंट है तो मैं कहूँगा मेरी तरफ से डेफिनेटली कि ये आपके लिए एक बेस्ट बैच है, बेस्ट रैंक प्रोड्यूसिंग टीम है जो लोग एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। कई साल से ये सेट ऑफ टीम ने अनअकैडमी पे कई सारे रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं और आप भी उन रैंकर्स में से एक बन सकते हैं। तो आज ही हमारा जो निम्बस बैच है उसको ज़रूर एनरोल कर लीजिए और हमारे साथ जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।